सर। देखो, कैपिटल जो कैपिटल का मतलब है वो तो हम जानते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है और जो ऑनर की तरफ से आता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है बिजनेस के पास जो होता है। जब तक बिजनेस रहेगा उसमें ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगी। अगर मैं कंपनी फॉर्म की बात करूं तो कंपनी में जो कैपिटल है वो मेंबर्स के बीच में शेयर रहती है, इसीलिए उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का अमाउंट, जो भी फंड इन्वेस्टेड है बिजनेस में, कैपिटल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं, वो कैपिटल अमाउंट जो है उसे कैसे दिखाते हैं बिजनेस में, उसको हम बाइफरकेट करके दिखाते हैं फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स में। जैसे अगर 1 करोड़ की कैपिटल है तो हम कह देंगे कि 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपीज ईच, ये फेस वैल्यू हो गई। और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच मिलके 1 करोड़ बना देंगे, दैट मीन्स 100 लाख बना देंगे। तो कैपिटल अमाउंट हमेशा इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है कंपनी के केस में, क्योंकि वहां पे एक मेंबर नहीं है ना, वेरियस मेंबर है और उनके पास होल्डिंग है इन शेयर्स की। अब देखो, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि कैपिटल के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हम जानते हैं अकाउंट्स में कैपिटल का एक मीनिंग और ले सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म। ठीक है। सो कैपिटल के कई मीनिंग है। इट मीन्स वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल, जैसे कैपिटल गुड्स, वो बिल्कुल अलग टर्मिनोलॉजी है। अनदर अकाउंटेंट्स के लिए कैपिटल मतलब अलग है। एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए कैपिटल अलग है। लॉयर्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट में एक टाइप होता है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब है एक तरह से इस तरह की पनिशमेंट जिसमें डेथ है, या एक क्या होता है वो, अ, उम्र कैद की सजा होती है ना, तो वो सब कैपिटल पनिशमेंट्स में आते हैं। इन रिलेशन टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द वर्ड कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल। तो जब हम लॉ की बात कर रहे हैं और लॉ में भी हम इस सिलेबस की बात कर रहे हैं, मतलब कि कंपनीज एक्ट की, तो यहाँ कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल होगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें और किसी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ये सब होते हैं, ये सब जनरल बातें हैं, हमारे लिए तो काम का है कि कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स सो मैनी रुपीज डिवाइडेड, देखो मैंने कहा ये दो चीजों में डिवाइडेड रहता है। शेयर ऑफ फिक्स अमाउंट, इन अदर वर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन टू अ कॉमन स्टॉक। ये कॉमन स्टॉक भी कहलाता है कैपिटल। कॉमन स्टॉक इसलिए क्योंकि मेंबर का, सारे मेंबर्स का मिल के हक है इस पे, इसलिए ये कॉमन है। और स्टॉक जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्वांटिटी को दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो स्टॉक का मतलब केवल गुड्स से मत रखो कि तुम जो गुड्स खरीदते हो वही स्टॉक होता है, वो अकाउंट्स की भाषा है। लॉ में यहाँ पे ये स्टॉक का मतलब ये क्वांटिटी है, जो ये 10 लाख शेयर्स है। तो इन सब, तो ये 10 लाख शेयर्स के ऊपर सबका राइट है, सारे मेंबर्स मिलजुल के इस पे राइट एंजॉय करते हैं, इसलिए ये कॉमन स्टॉक भी कहलाता है। तो कॉमन स्टॉक और कैपिटल, शेयर कैपिटल एक ही बात है। कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी, फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कॉमन स्टॉक से ही कैपिटल ऑफ द कंपनी बनती है, मतलब दोनों एक ही बात हुई, बस क्वांटिटी और अमाउंट का अंतर है। द द proportion of the capital to which each member is entitled is his share। तो जितने हिस्से पे, जितने प्रपोर्शन पे एक मेंबर का राइट होगा वो उसका शेयर कहलाएगा। सिंपल सी लाइन है। अ शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी, इट इज रादर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट वर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है राइट और एंटाइटलमेंट। तो शेयर का मतलब अमाउंट सोचने की बजाय ये सोचो कि उसका इतना राइट है, क्योंकि उसी से उसको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, तो यही बात लिखिए कि इससे वेरियस राइट जुड़े हुए हैं। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज्यादा आपके राइट होंगे कंपनी में। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ।
क्या क्या काम की बात थी? इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल। दूसरी बात काम की क्या थी? शेयर्स डिवाइडेड होते हैं फिक्स अमाउंट में, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तीसरी बात क्या थी? कैपिटल को कॉमन स्टॉक भी बुलाया जाता है। और लास्ट बात क्या थी? कैपिटल को सिर्फ अमाउंट मत समझो, उसे इंटरेस्ट समझो। इंटरेस्ट का मतलब है राइट, कि कंपनी में किस व्यक्ति का कितना इंटरेस्ट होल्ड है, कितना राइट है। बोलो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर, आ गया। अब कैपिटल को किस तरीके से दिखाया जाता है तो याद करो, एमओए में हमने पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है नैरोलैक में से, जिसका नाम है कैपिटल क्लॉज। इस कैपिटल क्लॉज में हम ये लिखते हैं कि भाई कितने शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, और लाइफ टाइम में कंपनी कितना शेयर कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। खास तौर पे हम अगर बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पूरे लाइफ में वो पब्लिक से कितनी कैपिटल रेस कर पाएगी, अपने मेंबर से कितनी कैपिटल रेस कर पाएगी। प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी यही बात बोलते हैं, बस उसमें मेंबर जो है वो प्राइवेटली इनवाइट किए जाते हैं, और पब्लिक कंपनी में शेयर्स या कोई और सिक्योरिटी इशू करने के लिए इनविटेशन जो है वो पब्लिक इनविटेशन होती है। तो कंपनी जो लाइफ टाइम में कैपिटल रेस कर पाएगी, उसका मतलब हुआ कि कंपनी को अथॉरिटी है उतनी कैपिटल रेस करने की, इसलिए इस कैपिटल को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज के अलावा इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, और तीसरा इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये तीनों का एक ही मीनिंग है, नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड। और इसका जो आसान भाषा में मैंने तुम्हें बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मिलेगी, और ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपनी लाइफ में गैदर कर पाएगी या शेयर कैपिटल। अगर उसे उससे ज़्यादा गैदर करना है तो वो अलाउ नहीं है। अगर फिर भी करना है तो भैया पहले इसे चेंज करके उसकी लिमिट बढ़ाओ। एमओए में जो लिमिट है उतना ही गैदर कर सकते हो आप, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए तो जा ही नहीं सकते हो। तो फिर अल्टरेशन करना पड़ेंगे एमओए के, तब आप गैदर कर पाओगे। और मैंने एक और बात भी समझाई थी कि यही जो कैपिटल अमाउंट होता है, इसी से फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कनेक्टेड है। अगर आप कहते हो मैं तो 1,000 करोड़ की कैपिटल रेस करने की अथॉरिटी लेना चाहता हूँ, तो भैया फिर एक काम करो कि आपको उसके 2% फीस में देने हैं। तो सोच लो उतने दे पाओगे फीस? 1,000 करोड़ की 2% 20 करोड़ हो जाएगी, केवल रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि फीस जो है वो इसी से रिलेटेड है कि आप कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल रखना चाहते हो। दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 में। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल मीन्स जो मैं ये बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन से ही आया है, सच कैपिटल एज ऑथराइज बाय एमओए ऑफ अ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का जो कंपनी रेस कर पाएगी, इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी के पास नहीं हो सकती। Thus, it is the sum stated in the memorandum as capital of the company with which it is registered, being maximum amount which it is authorized to raise by issuing shares and upon which it pays the stamp duty। ये मैं वो बता रहा हूँ कि भाई स्टैम्प ड्यूटी इसी अमाउंट के हिसाब से रहती है, तो आपका जो फीस है उसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है इस अमाउंट से। ठीक है, तो यूजुअली दिस अमाउंट इज फिक्स्ड विच इज एस्टिमेटेड द कंपनी विल नीड। तो आपको शुरुआत में एक अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारी कंपनी को चलाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने पैसे की ज़रूरत है, उतने पैसे से हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं। और ऑब्वियसली वो पैसे किस लिए चाहिए होते हैं, जैसे आपकी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सारी चीज़ें उसमें सोची जाती हैं। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व कैपिटल वगैरह सोचो। फिक्स कैपिटल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना पैसा, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह की चीज़ों के लिए कितना पैसा चाहिए। डेली बेसिस पे जो रोटेशन होंगे, स्टॉक खरीदेंगे, बेचेंगे, उधारी लेंगे, उधारी देंगे, वो रोटेशनल पैसा कितना चाहिए। और रिजर्व कैपिटल, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है रिजर्व कैपिटल, एट द पॉइंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो पैसा हम रोक देते हैं कि यार कभी अगर हमारे हाल खराब हुए तो वाइंडिंग अप के इवेंट पे हम कुछ पैसा मंगाएंगे शेयर होल्डर से, उसे हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बहुत अलग अलग वर्ड होते हैं। कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल,
अगर इस पे आगे बात हुई तो मैं ये ठीक से समझाऊंगा, अगर नहीं हुई तो कम से कम इतना तो मेरे से अभी सुन लो कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसका लेना देना वाइंड अप से है, वाइंड अप पे जो कैपिटल आप मंगाओगे अपने मेंबर से, और कैपिटल रिजर्व का मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये। और इसका एग्जांपल बताऊं कैपिटल रिजर्व का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का कैपिटल रिजर्व ही है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से होने वाले गेन्स जो होते हैं उनको हम इकट्ठा करके कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं, याद हो तो। जिसने अकाउंटिंग कर रखी है वो सोचो, जब री इशू होता है शेयर कैपिटल का, और जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है शेयर्स का, उसमें उसको हम यूज़ कर सकते हैं री इशू पे। अगर उसमें कोई वैल्यू बचती है तो उठा के हम उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं, ये वैसे बनता है। तो ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है, एक तरह का गेन है ये तो कंपनी का। जबकि रिजर्व कैपिटल मतलब, पहले वर्ड आ रहा है रिजर्व, मतलब मजबूरी पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, नेसेसिटी अराइज होने पे जिस कैपिटल को मंगाया जाएगा, और वो ज़रूरत क्या आएगी, एक ही है, वाइंड अप, उसे हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जैसे गारंटी कंपनी में एक तरह का श्योरिटी होती है ना, कि गारंटी कंपनी में कि वो तो गारंटी अमाउंट जो मेंबर से मांग सकती है कंपनी, वो केवल वाइंड अप पे मांग सकती है। तो शेयर कैपिटल वाली जो कंपनी होती है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, वो लोग भी अपने जिनसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है उनको श्योरिटी देने के लिए अपनी कुछ रिजर्व कैपिटल बना सकती हैं। तो उसे देख के ये पता चलता है कि ये वाला अमाउंट कंपनी ने मेंबर से मांगने का डिसाइड किया है ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। तो एक एश्योरिटी आती है कि कंपनी वाइंड अप में भी जाएगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा मेंबर्स से। मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। अभी कोई दिक्कत है इसको समझने में तो पूछो। नहीं, आ गया। अब आती है, देखो ये एक थोड़ी चेन समझा दूं मैं पहले, फिर हम इसे और आसानी से समझ पाएंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो हो गई वो कैपिटल जो आपने डिसाइड कर लिया कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेस कर पाएगी। एक एग्जांपल के लिए उसने ये इस तरीके से एमओए में लिख ली, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब तुम समझ रहे हो, 1 लाख मतलब 5 जीरो, और 100 का एक मतलब ये पूरी 1 करोड़ की बात की है मैंने। इसमें से कंपनी जितना चाहेगी उतना इशू करेगी, पूरा का पूरा कैपिटल एक बार में इशू करके पैसे मंगा ले, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी पे। तो इसमें से इशूड शेयर कैपिटल होती है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होगा जितना हमने इसमें से मेंबर्स को दे दिया क्वांटिटी, और उनसे पैसे मांगने की बात की। तो इसमें से सपोज एग्जांपल के लिए कंपनी को अगर पूरे पैसे एक साथ नहीं चाहिए, तो वो पूरे पैसे एक साथ क्यों रेस करेगी? अगर एक साथ रेस करोगी तो भैया जिससे तुम पैसे लेते हो वो तुमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और उसके रिटर्न अगर तुम नहीं दे पाओगे उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो वो तुम्हारा शेयर बेच देगा। तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी मार्केट में। जितने पैसे की जरूरत है उतना ही लेना है। तो सपोज तुम्हें लगता है कि यार अभी तो केवल 20,000 शेयर इशू करके ही काम हो जाएगा, तो तुमने 20,000 शेयर इशू कर दिया, 20,000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट ₹100 ईच। अब ये 20,000 जो शेयर इशू किए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस पर ₹100 एक ही बार में मांग लो। पहले तो मैंने बताया कितने शेयर इशू करना है ये डिसाइड कर लो, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कितने पैसे मंगाना है वो भी एक डिसाइड कर सकते हो। तो इशूड शेयर कैपिटल में से कितने पैसे मंगाने हैं वो कॉल्ड अप होते हैं, और जितने वो दे देते हैं वो पेड अप होते हैं। इसके पहले एक स्टेज और आती है। इशूड शेयर कैपिटल में से आप तो गए थे 20,000 शेयर लेके पब्लिक को देने, कोई जरूरी है पब्लिक आके 20,000 शेयर पूरे एक्वायर करेगी? हो सकता है कि इससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए। आपने तो ओपन कर दिया ना, 20,000 के लिए अप्लाई कर लो, पता चला एप्लीकेशन 25,000 के लिए आ जाए, हो सकता है एप्लीकेशन 15,000 के लिए आए। तो इसके बाद जो कैटेगरी बनती है वो बनती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जिसने अकाउंटिंग की है उसे क्वेश्चन याद आएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन कम शेयर्स के लिए आई, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 20,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो इसमें से बनती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। हम अपने एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं कि हो सकता है कि लोग कम आए और आपसे केवल 18,000 शेयर की एप्लीकेशन दें आपको,
अभी ये शेयर हमने उनके राइट में देने हैं। अब बात करो पैसों की, क्या वो 100 रुपये देंगे? तो वो 100 रुपये में हम चाहे जितना उतना कॉल्ड अप कर सकते हैं, और जितना हम कॉल्ड अप करेंगे, हो सकता है लोग पूरे पैसे दे दें और हो सकता है कि उतने पूरे पैसे वो ना भी दें। तो इसके भी दो पार्ट बनेंगे, एक कॉल्ड अप और एक पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब जैसे 100 रुपये में से अभी हमने 80 रुपये मंगाए, और पेड अप हो सकता है कि उन्होंने केवल 70 रुपीज दिए, 10 रुपये नहीं आए, या कुछ शेयर्स पे पैसे नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ लोगों ने तो 80 रुपये दे दिए, जैसे कि ऐसे बोल दूं, 18,000 में से 10,000 शेयर्स ने तो 80 रुपये दिए, लेकिन 8,000 शेयर्स ने केवल 70 रुपये दिए। तो ऐसी गड़बड़ियां हो सकती कि कोई शेयर होल्डर है, उसने शेयर सब्सक्राइब तो किए, पर जितना हमने कॉल किया उतना पैसा ना दिया, नहीं दिया। तो जिसने अकाउंटिंग की है उसको तो मेरी बात एक बार में समझ में आ गई होगी, लेकिन जिसने नहीं भी की है उसे भी समझ में आनी चाहिए, ऐसे कोई कठिन बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपनी लाइफ में ले सकती है। कंपनी ने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, तो हो सकता है वो ऐसा डिसाइड करे कि भाई 1 लाख पूरे शेयर के बजाय मैं 20,000 ही इशू करना चाहती हूँ, अभी 30, 40, 50, मैक्सिमम 1 लाख तक कर सकते हो। उसके बाद जब पब्लिक को वो अनाउंस करेगी कि मेरा जो शेयर्स हैं वो अक्वायर कर लो, तो कंपनी हो सकता है, पब्लिक जो है वो 20,000 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन भी दे सकती है, कम भी दे सकती है और बराबर भी दे सकती है। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज पब्लिक से केवल 18,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। 18,000 शेयर की एप्लीकेशन के बाद कॉल्ड अप, कंपनी को जब जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने पैसे मंगाएगी। तो 100 रुपये में से 80 रुपये मंगाए, हो सकता है कि इसमें से 10,000 शेयर होल्डर, 10,000 शेयर्स के होल्डर तो 80 रुपये दे दें, लेकिन हो सकता है 8,000 के ना दें। मतलब इसके अंदर भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक कॉल्ड अप और एक पेड अप। ये इक्वल भी हो सकता है, ये अनइक्वल भी हो सकता है। मेरा ये ऐसे समझाने का केवल ये मतलब था, अगर कोई पूछे कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, क्या ये पूरे ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है, आंसर इज नो। क्यों नहीं है ये लायबिलिटी? इसलिए क्योंकि कंपनी ने इतने पैसे लिए ही नहीं है। फिर कोई पूछे कि इशूड शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है, आंसर इज नो, क्योंकि इतने पैसे भी कंपनी ने लिए ही नहीं है, लोगों ने केवल 18,000 शेयर खरीदे। तो क्या ये 18,000 कंपनी की लायबिलिटी है, आंसर इज नो। इसमें से कॉल्ड अप अमाउंट कंपनी की लायबिलिटी है, वो भी आंसर इज नो। आंसर यस केवल यहां है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे 80 रुपये लिए हैं और 8,000 शेयर्स पे 70 रुपये लिए हैं। ये जो सम बना 10,000 शेयर्स पे 80 और 8,000 शेयर्स पे 70 रुपये का, इसे तुम क्या बोल सकते हो? इसे तुम ये बोल सकते हो कि ये कंपनी की लायबिलिटी है। कोई डाउट है तो बताओ। ये इसलिए समझाया क्योंकि ये जो सारा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें यही लिखा है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा, और उसमें क्या वर्ड लिखा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम में लिखी गई है। और क्या पढ़ा था, इतना ही पैसा रेस कर सकती है कंपनी शेयर इशू करके। और क्या लिखा था, ये फिगर हम कहाँ से लाएंगे सर, एस्टिमेट करके, अंदाजा लगाओ कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, उतने पैसे की कैपिटल बनाओ। दूसरे टाइप की कैपिटल कौन सी होती है, इशूड। जब सब्सक्राइब में से हमें ये डिसीजन लेना हो कि हम अभी पब्लिक को कितने शेयर्स देंगे ऑफर में कि वो आके हमसे एक्वायर कर लें। इसी का एग्जांपल समझाया था कि 1 लाख शेयर अगर आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है तो कोई जरूरी नहीं है 1 लाख एक बार में ही दे दोगे, पर मैं 1 लाख भी दे सकते हो इशूड, पर इशूड सब्सक्राइब्ड को कभी क्रॉस, सॉरी इशूड ऑथराइज को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने, रिलेशनशिप समझ में आया? ऑथराइज शेयर कैपिटल को इशूड शेयर कैपिटल क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब इनका रिलेशन ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है।
ऐसे ही इशूड शेयर कैपिटल को कभी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्रॉस नहीं कर सकती है। ये तो अथॉरिटी है, जितने शेयर इशू कर सकते हो। पब्लिक को कितने इशू किए हैं, इतने शेयर इशू कर सकते हो मैक्सिमम। इतने शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब ये है कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं। सब्सक्राइब पब्लिक ने या मेंबर्स ने इतने शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो भैया जितनी तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते, जितने इशू किए हैं उससे ज़्यादा पब्लिक खरीद नहीं सकती। अभी भी नहीं आया समझ तो बताओ। ये तीनों रिलेशन में कोई डाउट है? बोलो बोलो। हाँ सर। क्या ये तीनों रिलेशन समझ में आ रहे हैं? ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं मैं? ऑथराइज के हाँ बराबर इशूड हो सकती है, इशूड के बराबर सब्सक्राइब्ड हो सकती है, पर इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आगे चल। इशूड कैपिटल की डेफिनेशन मैंने मतलब मैंने मीनिंग तो समझा दिया, अब जरा डेफिनेशन पढ़ लें। इशूड कैपिटल विच मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज, जो कैपिटल कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार में कर दे ऐसा जरूरी नहीं है, यही मैं समझा रहा था। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कहा 1 लाख शेयर्स में से हमने अभी डिसाइड किए केवल 20,000 शेयर इशू करना। भाई हम बाद में अगर चाहेंगे तो और 20 कर देंगे, 10 कर देंगे, 5 कर देंगे, जितना रिक्वायर होगा, पर कभी भी ये इशू करते करते 1 लाख को क्रॉस नहीं करेंगे। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। देखो ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है। पार्ट है मतलब उसका हिस्सा है, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता। मैक्सिमम आप कितना इशू कर पाओगे, जितनी आपकी अथॉरिटी है उतना ही इशू कर पाओगे। और ये वो हिस्सा है जो ऑफर किया गया है। ऑफर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसको ऑफर किया गया? आपके मेंबर को। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो जनरल पब्लिक को, कि आप आओ और मेरे इतने शेयर एक्वायर कर लो। ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, किस लिए ऑफर किया है? कि आप सब्सक्राइब कर लो। एंड इट इंक्लूड्स शेयर्स इशू अदर देन कैश। अगर हम जैसे कभी सीधे मशीन खरीदते हैं तो मशीन के बदले कैश देने की जगह हम शेयर भी दे सकते हैं, उसको अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो वो जब हम मशीन जिससे लेके आए हैं उसको हमने अपने शेयर दिए, तो वो शेयर काउंट होंगे इस इशूड शेयर कैपिटल में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 1 लाख में से 20,000 आपने पब्लिक को इशू कर दिए और 10,000 शेयर आपने प्लांट एंड मशीनरी वाले को दे दिए, तो टोटल 20 + 10 30 का इशू माना जाएगा। बोलो हाँ या ना। हेलो। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीन स्क्रीन चल रही है या बंद हो गई है? चल रही है। ओके। सो अगला है, हमने ऑथराइज पढ़ लिया, इशूड पढ़ लिया, अब हम सब्सक्राइब्ड की बातें करेंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है जो हमने ऑफर किया था पब्लिक को या मेंबर्स को, मतलब जितनी हमने इशू की थी उसमें से मेंबर या पब्लिक जितनी एक्वायर कर लेगी कैपिटल, वो सब्सक्राइब है।
तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी है कंपनीज एक्ट में? इसने लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ, ये भी हिस्सा है किसका? कैपिटल विच इज फॉर टाइम बिंग सब्सक्राइब्ड, जितनी लोगों ने अपने पास एक्वायर कर ली है बाय द मेंबर ऑफ कंपनी। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल का वो हिस्सा जो मेंबर्स ने एक्वायर कर रखा है, कैपिटल का वो हिस्सा जो मेंबर्स ने एक्वायर कर रखा है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ये चलते हैं। हम्म it is the nominal amount of share taken up by the public, पब्लिक ने जितने शेयर एक्वायर कर लिए हैं, वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर, company state authorized share capital, the subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous character। वो कह रहे हैं कि जब भी आप अपनी कैपिटल के बारे में लिखो, जब भी कंपनी अपनी कैपिटल के बारे में लिखेगी, तो वो ये सारी कैटेगरी एक साथ लिखेगी, हमारी ऑथराइज कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, पेड अप कितनी है। तो बैलेंस शीट भी जब हम बनाते थे तो हम सारे टाइप की कैपिटल एक साथ लिखते थे। जब हम बैलेंस शीट भी बनाते थे तो हम सारे टाइप की कैपिटल एक साथ लिखते थे। इस बात में कोई दिक्कत है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। मुझे लगता है डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी, उसका ऑफिसर, जो भी डिफ़ॉल्ट के लिए जिम्मेदार है, उस पर पेनल्टी लगेगी। तो कंपनी पे 10,000 रुपये की पेनल्टी और ऑफिसर पे 5,000 रुपये की पेनल्टी। तो आपको जब भी अपनी कैपिटल दिखानी है, सारी कैटेगरीज दिखाओ, ऑथराइज दिखाओ, सब्सक्राइब दिखाओ, पेड अप दिखाओ। ये बात एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है। अकेली कोई पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब एंड पेड अप, अकेला ये कैटेगरी दिखाने से आपको पेनल्टी लग सकती है। ये कॉल्ड अप और पेड अप क्या है, ये मैंने बताया कि भाई चलो ठीक है, ऑथराइज ये मैक्सिमम अमाउंट था, इसमें से आपने इशू किया, इशू से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो जो अमाउंट उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसमें से आप, जैसे 100 रुपये का एक शेयर है, आप जितना चाहो उतना कॉल करो, और जितना आप कॉल करोगे ऑब्वियसली उसमें से अगर सभी लोग पैसे देंगे तो कॉल्ड अप इक्वल टू पेड अप हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, गड़बड़ करेंगे, तो ऑब्वियसली कॉल्ड अप इक्वल टू पेड अप नहीं हो पाएगा। तो ये वही वाली बातें लिखी हैं। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? ये भी पार्ट है किसका? कैपिटल का, जो कॉल की गई है, विच हैड बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। बात समझ में आई? हाँ। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब की थी उसमें से आप जितना पैसा मांगोगे वो कॉल्ड अप है। एंड लास्ट थिंग, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप, जितने पैसे लोग दे देंगे वो आपका पेड अप है। तो यहाँ पे ही आया, देखो ये वर्ड, अकाउंटिंग का वर्ड तो यहाँ आया क्रेडिटेड, और इसीलिए मैंने कहा था यही आपकी लाइबिलिटी है। ऊपर की कोई चीज़ केवल प्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल लाइबिलिटी तो पेड अप कैपिटल है, जितना सच में लोगों ने आपको पैसा दिया है। कोई डाउट है इसमें तो अभी भी बताओ। ये पेड अप ही लाइबिलिटी होती नहीं, है बस। आ गया। हाँ। आखिर में एक और टॉपिक है शेयर्स। शेयर्स को डिफाइन किया उन्होंने। नेचर ऑफ शेयर्स, सेक्शन 284 of the Companies Act defines shares, which means a share in share capital of a company includes stocks। मतलब कि आप शेयर्स को स्टॉक्स भी बोल सकते हो, मैंने ये अभी ऊपर समझाया था।
क्वांटिटी ऑफ शेयर्स स्टॉक कहलाती है। अ शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब राइट, तो आपका कितना राइट है, कितने प्रपोर्शन राइट है, 100% में से कितना राइट एज अ शेयर होल्डर आपका है, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। सच प्रपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एज द अमाउंट पेड अप, और ये उस किस बात पे डिपेंड करता है, अमाउंट पेड अप। अब तुम कनेक्ट कर पाओगे, अमाउंट पेड अप, कैपिटल का जो पेड अप अमाउंट है आपका, वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल में। कोई डाउट? नहीं सर, आगे। क्या हम शेयर्स को अमाउंट बोलते हैं? नहीं, नहीं। इट इज अ मेजर। शेयर्स से हम क्या चीज डिसाइड करते हैं? मेजर, किसी चीज का मेजर होना मतलब ये क्राइटेरिया है ना, किस चीज का? इंटरेस्ट का, कि आपका कितना इंटरेस्ट है कंपनी में। इंटरेस्ट मतलब राइट है कंपनी में, कंपनी के एसेट के ऊपर, कंपनी के वोटिंग राइट्स के ऊपर आप कितने एंटाइटल्ड हो। तो शेयर्स बेसिकली मेजर ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मेजर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब राइट्स, मेजर ऑफ राइट इन द कंपनी। एज अ शेयर होल्डर आप कंपनी में कितना राइट ओन करते हो। ये फिर से लिखा है, देखो इस पे क्वेश्चन आने का चांस है अगर इस टॉपिक पे आया तो। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब एक केस लॉ हुआ, क्या हमें केस लॉ याद रखने की जरूरत है? नहीं। शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी, इस केस लॉ में ये क्लैरिटी दी गई थी, बट इट इज अ इंटरेस्ट मेजरमेंट बाय अ सम ऑफ मनी। मतलब आपने जितना पैसा दिया है उससे आपका एंटाइटलमेंट कैलकुलेट होता है। जो भी वेरियस राइट आपको कंपनी में मिलेंगे वो शेयर दिखाएगा कि आपका कितना शेयर है। You should note that shareholders are not in the eyes of law part of owner of the undertaking. The undertaking is somewhat different from the totality of shareholder. The right and obligation attaching to them to a share are those prescribed by the memorandum and article of company. It must be, however, remember that the shareholder has not only contractual right against the company but also certain other right. तो कंपनी के अगेंस्ट शेयर होल्डर के पास इस तरह के कई राइट हैं, और ये राइट कितना है, इसकी क्वांटिटी क्या है ओवरऑल राइट में, वो शेयर डिफाइन करता है। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी में वोटिंग राइट मिलता है। अब ये वोटिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म वोटिंग और एक होती है डिफरेंशियल वोटिंग। ये क्या होते हैं जरा देखते हैं, इसमें कितना एक्सप्लेन किया है मैं उतना ही करूंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अभी ये समझ लो शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल बताओ जरा। व्हीकल जैसे तुम कहते हो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या मतलब होता है मूवेबल और इमूवेबल का? मूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह, इमूवेबल लाइक लैंड, हाँ, मैं और पूछ रहा हूँ मूवेबल अंतर लाइक क्या। मशीनरी एंड फर्नीचर। हाँ, डिफाइन कैसे करें, किसको बोले हम मूवेबल? which can transfer from one place to another. वन प्लेस टू अनदर। प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो तो 1% टू अनदर तो लैंड भी ट्रांसफर होती है। हाँ, 1% टू अनदर तो लैंड भी ट्रांसफर होती है। हाँ। फिर कैसे डिफाइन करें? अगर मैं तुमसे फर्नीचर खरीदूंगा तो उसकी ऑनरशिप मेरे पास किस फॉर्म में आएगी? पोजीशन भी आएगा फर्नीचर का, और उसका टाइटल भी आएगा। टाइटल एंड पोजीशन दोनों मुझे मिल जाएंगे ना। और फर्नीचर मैं उठा के अपने घर भी ले आऊंगा, उसकी प्लेस भी शिफ्ट होगी, हाँ या ना? हाँ, शेयर्स भी कुछ ऐसी चीज है।
यहाँ पे अगर तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेट था तो तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, मेरे नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट बनेगा और अब उसे मैं एंजॉय करूंगा। यहाँ पे एक एक्ट है, पूरा कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा नाम है उसका, टोपा। उसमें ये डिफाइन किया है कि मूवेबल किसको बोलेंगे और इमूवेबल किसको बोलेंगे। ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसीलिए समझाने की कोशिश करी। उस एक्ट से ये उठा के लाएं कि हम शेयर्स को कौन से नेचर की प्रॉपर्टी मानेंगे, मूवेबल। पता है उस एक्ट में क्या लिखा है? ये जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब मैं उसको एग्जैक्ट वर्ड में बोलता हूं। द थिंग्स विच आर लैंड और द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड कैन नॉट बी डिटैच्ड आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसमें डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में और भी चीजें दी हैं जिसमें ये समझाया गया कि शेयर्स को हम मूवेबल नेचर का ही डिफाइन करते हैं। तो वो टोपा से उठा के लाए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। इसलिए तुम जो कॉमन सेंस और जनरल सेंस लगा रहे हो वो सब बेकार है। उस एक्ट में जो लिखा है ना टोपा में, उस हिसाब से शेयर्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे तो माने जाएंगे। अब इस पर कोई बहस कर नहीं सकता है। तुम्हें कुछ समझ में आई बात के ऊपर से गई? क्या बोला मैंने? आ गई, आया समझ। जब कोई चीज किसी एक्ट में डिफाइन हो जाती है तो हम उस पर अपना कॉमन सेंस, जनरल सेंस नहीं लगा सकते। सर क्या हम भी पढ़ सकते हैं इसको? कहीं पढ़ने को मिलेगा? हाँ, हम पढ़ेंगे इसको, और इसको हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जब हम गुड्स डिफाइन करेंगे कि गुड्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हम डिटेल में करने वाले हैं, ये कनेक्ट होगी फिर से। मैंने थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चलाने की कोशिश करवाई थी इसीलिए कि तुम्हें कुछ याद रहे कि यार मैं मूवेबल इमूवेबल कहाँ से उठा के लाते हैं। हम ऐसी सोचेंगे या कोई एक्ट में डिफाइन है उससे उठाएंगे। तो हमेशा याद रखो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम अपने मन से सोच के नहीं बनाओगे। एक्ट में जिसको मूवेबल बोला है वो मूवेबल है, जिसको इमूवेबल बोला है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई डाउट, कोई समस्या? तो ये चीज हम एक और जगह कहाँ पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वो तो हमारे लॉ में है, टोपा हमारे सिलेबस में नहीं है, पर सेल ऑफ गुड एक्ट तो है। तो ये दोनों एक्ट से डिफाइन होती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द शेयर्स और डिवेंचर्स अदर इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी शैल बी, देखो क्या बोल रहे हैं, कंपनी एक्ट का सेक्शन 44 भी स्पेसिफिक बोलता है। बोले इस पे कोई डाउट मत रखना। हम भी बोल रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी समझाएगा ये बात और टोपा भी समझाएगा ये बात। तीन तीन एक्ट समझा रहे हैं कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम ऐसा अपना मन नहीं लगा सकते ये होता होगा वो होता होगा, पोजीशन ट्रांसफर होता, कोई मतलब नहीं। ऐसी कहानी तुमको जितनी बनानी बना लो, पर जब एक्ट बोल रहा है, कितनी साफ भाषा में बोला, सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट, द शेयर्स, शेयर की बात करो, डिवेंचर्स, डिवेंचर की बात करो, और कोई इंटरेस्ट हो मेंबर का कंपनी में, वो इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। शाल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी। और इसका ट्रांसफर हमेशा किसके हिसाब से होगा, आर्टिकल के हिसाब से होगा। और तुम जानते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और पब्लिक कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल करने देना होंगे। कुछ समझ में आया क्या कि नहीं आई बात? हाँ, आई बात सही। एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शेयर्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। और भी दो एक्ट है जो यही बात करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे। चलो, फिर बोलता है शेयर शाल बी नंबर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या है पता है? जैसे आपने कहा था 1 लाख शेयर इशू करेंगे, सपोज आप, तो जो शेयर आपने इशू किए ना ये 1 लाख, या ऑथराइज शेयर कैपिटल है तुम्हारी 1 लाख, वहीं से नंबरिंग देना चालू कर दो। हर शेयर का एक नंबर होगा, 1 2 3 ऐसे करके 1 लाख नंबर का शेयर। इससे क्या होता है सर? इससे ये होता है कि जब भी कोई शेयर कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हैं इशू के बाद, तो उनकी ट्रेसेबिलिटी रहती है कि
कौन से नंबर के शेयर किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कब ट्रांसफर किए थे, कहां से कहां तक। अरे जैसे करेंसी नोट पे नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही शेयर्स पे भी एक नंबर इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? शेयर के आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके पास कौन से नंबर के शेयर्स है, कहां से कहां तक। सपोज आप कहते हो मेरे पास 100 शेयर्स है, कौन कौन से नंबर के 100 शेयर्स आपके पास है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ अभी। अब ये दोनों लाइन तो बहुत समझना, बहुत सारी कहानी में जाना पड़ेगा। जिसने 12th में पढ़ा है शायद उसको कुछ समझ आ जाए। डिपॉजिटरी वर्ड याद है किसको बोलते हैं? NSDL और CDSL। हाँ NSDL और CDSL, ये जो रोज मार्केट में जो लोग शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन शेयर के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। ये डिजिटल फॉर्म के शेयर्स हैं। ये ऊपर की जो लाइनें लिखी है सब फिजिकल फॉर्म के शेयर्स के लिए लिखी है, फिजिकल फॉर्म। और कंपनी मार्केट में शेयर के ट्रांसफर आसान करने के लिए अपना एक अकाउंट खुलवाती है NSDL या CDSL, दोनों में से किसी के भी पास। दोनों सेंट्रल लेवल की डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो NSDL और CDSL के पास अकाउंट खुलाती है, पर याद है इनके एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी एजेंट, वो बैंक होती हैं। उन बैंक के पास खाता खुलाने जाता है इन्वेस्टर या शेयर होल्डर। तो जो शेयर होते हैं वो, जब मैं रिलायंस का शेयर ऑनलाइन खरीदता हूं तो मैं एक्चुअली उस कंपनी का मेंबर बनता ही नहीं हूं, ना मेरे को कोई मेंबरशिप के राइट मिलेंगे। मैं उस शेयर का केवल और केवल क्या बनता हूं? बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति। बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब उस शेयर्स पे जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेंबरशिप के राइट, वोटिंग राइट, ये सब मुझे मिलेंगे ही नहीं। और ये जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है शेयर मार्केट में और जो डिजिटल फॉर्म में शेयर होल्ड करके बैठे हैं, वो सब बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले लोग हैं। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो पहले आपको फिजिकल फॉर्म का शेयर लेना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म का शेयर लेने के बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी। आप अप्लाई करो मेंबरशिप के लिए, फिर एक सर्टिफिकेट आएगा मेंबरशिप का कि इतने शेयर्स आपके पास है, इस नंबर से इस नंबर के। डिजिटल फॉर्म के शेयर्स पे जिसमें आप केवल एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्ट का मतलब फिर वही बात है, आपका राइट केवल बेनिफिशियरी राइट है, एक्चुअल राइट्स नहीं है। तो डिपॉजिटरी वाली मैकेनिज्म में आपने डिजिटल फॉर्म में शेयर्स होल्ड किए हैं तो आप केवल एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले हो। और उस केस में नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे 1 लाख शेयर्स में से सपोज 80,000 डिजिटल फॉर्म में कंपनी ने NSDL, ये डेटा बैंक है, मतलब ये शेयर्स का बैंक है, ऐसा कह सकते हो NSDL CDSL। तो NSDL CDSL के थ्रू इशू करें पब्लिक को, तो 80,000 पे कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं है। 20,000 जो तुमने अपने मेंबर्स को इशू किए हैं, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट हैं, जो वो वाले लोगों को आप जो है उनको नंबरिंग करके दे दो। बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया। वंशिका आया समझ में? हाँ सर आगे। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऑब्वियसली शेयर की के टाइप की बात कर रहे हो तो उसी कंपनी की बात होगी जिसमें शेयर कैपिटल है। तो दो तरह की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी में ऑब्वियसली, इक्विटी मतलब ये लोग रियल ऑनर्स हैं, ये लोग रियल ऑनर्स हैं, इनकी जो कैपिटल है वो परपेचुअल नेचर की है, परपेचुअल नेचर की कैपिटल है। परपेचुअल नेचर का मतलब क्या होता है? इनकी कैपिटल तब तक विड्रॉ नहीं होगी जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है। इनके पैसे कंपनी के पास ही रहेंगे, कंपनी इनके पैसे रखेगी अपने पास। इनके पास डिफरेंशियल राइट भी हो सकते हैं, डिविडेंड, वोटिंग या अदरवाइज। देखो इक्विटी बुलाते इसलिए क्योंकि इन्हें इक्वल राइट मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो डिफरेंशियल राइट भी रख सकती है। डिफरेंशियल और इक्वल में अंतर ये होता है कि भाई जैसे प्रायर किसी चीज का राइट दे देना, है ना, दो लोगों में
इक्वल राइट पे दोनों को प्रोपोर्शनेट चीजें मिलेंगी, इक्वल हिस्सेदारी। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं यार पहले हम ए और बी में से पहले हम ए को सब कुछ देंगे बाद में बी को देंगे, तो इसको बोलते हैं आपने इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इसको प्रायोरिटी दे दी। तो डिफरेंशियल राइट इस तरह की चीज होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तो ये समझ लो इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो तरह की होती है, इक्वल राइट वाली और डिफरेंशियल राइट वाली। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। टाटा मोटर 2008 में इंट्रोड्यूस करती है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। टाटा मोटर ने सच में कर रखे हैं, ऑब्वियस बात है, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रखे हैं। और देखो उनको क्या बोला है, ए कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स in its right issue. In this issue, every 10 A equity share carried only one voting right but would get 5 percentage point over dividend. तो देखो ये डिफरेंस कैसे क्रिएट किया उन्होंने ऐसा डिफाइन कर दिया कि भाई आपके पास अगर इस कैटेगरी के ए कैटेगरी के 10 शेयर है तो आपको केवल एक वोट का राइट है, 10 शेयर पे एक वोट, लेकिन 5% पॉइंट मिलेंगे डिविडेंड के ऊपर। तो डिविडेंड के ऊपर आपका अलग तरह का राइट है, वोटिंग के ऊपर आपका अलग तरह का राइट है, इसलिए आपके राइट को आप कह सकते हो डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया है। ठीक है। सिंस ए इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी सिमिलर वोटिंग राइट, वोटिंग राइट में एक शेयर पे एक वोट होना चाहिए था, वो नहीं मिला, 10 शेयर पे एक वोट मिला, इसीलिए ये शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए गए थे। अदर कंपनीज विच हैव इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, एग्जाम्पल ले रखा है उन्होंने डीवीआर, फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन एटसेट्रा। याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस इतना याद रख लो इक्विटी शेयर कैपिटल दो कैटेगरी में बांटी इशू हो सकती है, इक्वल राइट वाली और डिफरेंशियल राइट वाली। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, ये वर्ड समझा रहा है कि भैया ये जो कैपिटल है इनको प्रेफरेंशियल राइट है, इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता, ये वोटिंग नहीं करते। दूसरी बात, इन्हें पहले डिविडेंड मिलता है। और तीसरी बात, इनकी कैपिटल परपेचुअल नहीं हो सकती। मतलब क्या, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो ये भी डेट बता के कर दो इशू कि ये किस दिन रिडीम हो जाएंगे। रिडीम मतलब कंपनी इनका पैसा लौटाएगी। रियल ऑनर्स ये हैं, इनका पैसा कभी नहीं लौटाएगी कंपनी जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है। ये तो एक तरह की उधारी है, और वो भी ऐसी उधारी जिसमें हमें फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना है, हाँ डिविडेंड देना है, और डिविडेंड तब देना पड़ता है जब प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो ये कुछ कैरेक्टर किसका रखे हुए हैं, कैपिटल का, और कुछ कैरेक्टर किसका रखा हुआ है, डिबेंचर का, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया और नाम रख दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी का कैरेक्टर ये है कि भाई बिना प्रॉफिट के कुछ देंगे नहीं इनको, और डिबेंचर वाला कैरेक्टर ये है कि इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट तो बोल नहीं सकते, इन्हें तो प्रॉफिट पे मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। पर ऑब्वियस बात है इन्हें पहले मिलेगा डिविडेंड। किससे पहले, किससे पहले मिलेगा, इक्विटी से पहले मिलेगा। इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में मिलेगा, इनको डिविडेंड पहले मिलेगा। इनके इक्वल राइट नहीं होते, डिविडेंड वाले इनके प्रायर राइट होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, इसीलिए। अच्छा एक और मजेदार बात बताऊं, अगर कंपनी वाइंड अप में गई, सपोज इनका टाइम पूरा नहीं हुआ है रिडम्पशन का, और कंपनी वाइंड अप में गई, तो कंपनी पहले तो अपनी सारी डेट चुका देगी। डेट चुकाने के बाद अगर पैसे बचते हैं और उनको बांटा जाना है, उस बचे हुए पैसे को शेयर होल्डर में बांटा जाना है, उनकी कैपिटल वापस करनी है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों की कैपिटल वापस की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस की जाएगी। जब तक इनकी कैपिटल वापस नहीं हो जाएगी, इक्विटी वालों को एक भी रुपए नहीं दोगे। तो ये वर्ड जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रेफरेंस रखते हैं हर जगह। जैसे डिविडेंड पे इनका प्रेफरेंशियल राइट है, वाइंड अप के समय पे पहले रीपेमेंट इनका होगा कैपिटल का, ये भी इनका प्रेफरेंशियल राइट है। लेकिन ये बता दिया मैंने कि इनका डिविडेंड का रेट फिक्स है, ऐसा नहीं कि जितना पैसा बचा वो इनको मिलेगा, नहीं, इनका डिविडेंड रेट फिक्स है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा नाम होता है। इसका मतलब है कि डिविडेंड 10% ही मिलेगा मैक्सिमम, बस।
परपेचुअल नहीं होते। कंपनीज एक्ट कहता है भैया मैक्सिमम 20 साल के अंदर आपको अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है। आप इशू करते समय ही बता देते हो हम 10 साल के लिए इशू कर रहे हैं, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए मैक्सिमम, बस। मतलब पैसे वापस करने पड़ते हैं एक पीरियड के बाद। वो पीरियड डिफाइन हो जाता है इशू के समय ही। कुछ समझ में आया कि नहीं आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? आ गया। अब है ना मजेदार, तो डेफिनेशन है। जैसे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है कंपनीज एक्ट की? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। याद है? ऐसी डेफिनेशन है उसकी बस। और सारा जो कुछ ज्ञान सीखना था वो हमने प्राइवेट में जाके सीखा कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होने चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पे, मेंबरशिप के ऊपर और पब्लिक से को इनविटेशन देने के ऊपर। ये 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जिसमें होंगे वो प्राइवेट है, और जिसमें ये नहीं है वो पब्लिक है। बात खत्म। याद आया ऐसा कि नहीं आया? अगर आ हाँ गया सर। है तो इसको रिलेट कर लो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या लिखी है। वो कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं है। बात खत्म। इट मींस इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस। तो सारा ज्ञान किसमें? प्रेफरेंस क्या होती है, बस जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। अब आई प्रेफरेंस के शेयर कैपिटल क्या होती है। इसमें भी मींस लिखा है। इसका मतलब क्या है? इतना सीधा सा मतलब है, विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। ऐसी कैपिटल जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है। भाई इसको इक्विटी बोला ही गया कि इसके पास प्रेफरेंशियल राइट है ही नहीं। तो जिस कैपिटल में प्रेफरेंशियल राइट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, और जिस कैपिटल में प्रेफरेंशियल राइट है रीपेमेंट का, वो कैपिटल प्रेफरेंस है। और जिसमें प्रेफरेंशियल राइट नहीं है वो इक्विटी है। तो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड क्या है? ये एक तो मैंने बताया था, देखो एदर एज अ फिक्स अमाउंट, डिविडेंड या तो फिक्स अमाउंट मिलेगा या फिक्स रेट पे मिलेगा। मतलब उनके डिविडेंड का अमाउंट फिक्स कर लो, नहीं तो रेट फिक्स कर लो। फिक्स जरूर रहेगा, वेरिएबल नहीं हो सकता कि ज्यादा कंपनी ने कमाया तो इनको ज्यादा दे देंगे, नहीं, ज्यादा वादा नहीं मिलेगा। फिक्स 10% मिलना है तो 10%, 1 लाख रुपए डिविडेंड देना है तो 1 लाख रुपए, दोनों में से कोई एक चीज तय कर लो। विच मे बी एदर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। और वो ये बोल रहे हैं कि भैया इसके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है। रीपेमेंट का प्रेफरेंशियल राइट, ये वाला वर्ड मैं समझा रहा था कि अगर वाइंड अप हुआ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को वाइंड अप के समय या रीपेमेंट के समय पे भी क्या मिलेगा? प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आ गया। अब मजेदार देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड्स। आपको ये प्रेफरेंशियल राइट देने की जरूरत नहीं है। किस केस में? प्राइवेट कंपनी में। अगर प्राइवेट कंपनी ने कह रखा हो कि भाई हमारे यहाँ प्रेफरेंस नहीं होगी कैपिटल, तो ठीक है। और प्राइवेट कंपनी हो, अपने जो कुछ प्रोविजन है वो ऐसे बना सकती हो जो कंपनीज एक्ट को बस कॉन्ट्राविन नहीं करना चाहिए, बाकी अलाउड है। तो वो लोग ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं। ये है तुम्हारा पूरा शेयर कैपिटल वाला पार्ट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है नहीं तो सर, बताओ। ये तो आ गया। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट हो गया अपना पूरा खत्म। सर वो एक पीछे